हेलो दोस्तों, आज हम लोग गैसीय नियम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है H2 तथा O2 के विसरण दर का अनुपात है। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये पॉलिटेक्निक 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है H2 तथा O2 के विसरण दर का अनुपात। तो देखिए हम लोग ग्राहम के नियम वाला देखते हैं। तो क्या हमने निकाला था फॉर्मूला कि देखिए यहाँ पे H2 और O2 गैस की बात की गई है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, जो H2 की विसरण दर है उसको हम RH2 से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और बटे और जो O2 की विसरण दर है उसको हम RO2 से। देखिए दोनों गैस है। ठीक है, तो इसमें ग्राहम के गैस के विसरण दर का नियम लगाते हैं। तो देखिए ये पहली गैस हो गया, मतलब R1/R2 हो गया। और देखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, केवल तत्व दिए हुए हैं, तो जान लीजिए इसमें हम केवल अणुभार निकाल सकते हैं। तो हमें अणुभार वाला फार्मूला इसका रखना होगा, क्योंकि घनत्व तो हमको इसका पता नहीं होगा, तो हम अणुभार वाला रखेंगे। तो देखिए क्या होता था, जब R1/R2 होता था तो M2/M1 होता था, मतलब जो यहाँ होता था वो यहाँ होता था सेकेंड फॉर्म वाला, और फर्स्ट फॉर्म वाला नीचे। तो इसी प्रकार जब RH2 है तो अणुभार क्या हो जाएगा इसका, इधर साइड में MO2 का लिखेंगे अपॉन MH2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमको इसका H2 और O2 का विसरण दर का अनुपात निकालना है। तो देखिए आगे हम चलते हैं, ये हो गया RH2/RO2। अब देखिए MO2 मतलब O2 का अणुभार कितना होगा। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 16। देखिए हमको गैस एक मॉलिक्यूल फॉर्म में लेना है तो O2 लेके चलेंगे ना, और दिया भी O2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32, क्योंकि 2 बार अटेम्प्ट है ना, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, किसका, ऑक्सीजन गैस का अणुभार हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का भी इसी प्रकार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 = 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16/1। ठीक है, रूट में। अब देखिए RH2/RO2 बराबर कितना आ गया, रूट में 16 और 1। अब देखिए ये जब रूट में है तो देखिए 16 को हमको अब रूट से बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए 16 जो है किसका वर्ग है, 4 का, क्योंकि 4 चौक कितना होता है 16, तो ये हो गया 4, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। तो ये आ गया हमारा, हम देखिए ये अनुपात को क्या बटे के फॉर्म में भी लिख सकते, तो ये बटे के फॉर्म को अनुपात में हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा अनुपाते RO2 कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, डी ऑप्शन सही है हमारा। तो ये जो डी ऑप्शन है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के विसरण दर। ठीक है, हाइड्रोजन की जो विसरण दर है एक दूसरी गैस X, मान लेते हैं वो दूसरी गैस कैसी है, X के विसरण दर से 5 गुनी है। तो गैस X का हमको क्या निकालना है, अणुभार। ठीक है, और देखिए ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए और ये पॉलिटेक्निक 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए दिया हुआ है हाइड्रोजन की जो विसरण दर है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन की विसरण दर को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, RH2 से। ठीक है, RH2 जो है, ठीक है, गैस X के विसरण की दर से 5 गुनी है, मतलब 5 गुनी है किससे, गैस X की विसरण दर। तो X की विसरण दर को हम RH से प्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की विसरण दर 5 गुनी है गैस X की विसरण दर से। ठीक है, इतना
हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, RH2 कर लेते हैं और इस RH को इस साइड ले आ लेंगे तो क्या हो जाएगा, RH बराबर 5। देखिए ये 5 हो गया, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5/1। ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अणुभार। तो देखिए हमने विसरण दर का फॉर्मूला पढ़ा ही है। तो देखिए विसरण दर में क्या होता है कि जो R, देखिए अगर इसको हम R1 मान के चले और इसको R2, तो ये जो इसका अगर अणुभार हमको निकालना है तो इसके अणुभार का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए R1 अपान जब R2 रहता है तो क्या रहता था, M2 अपान M1, जस्ट उसका उल्टा। तो ऐसे यहाँ RH2 अपान RX है तो अणुभार का क्या हो जाएगा, MX, मतलब X का अणुभार और MH2। ठीक है, H2 गैस का अणुभार, यह हो गया। अब देखिए ये तीनों एक ही चीज है ना, तो देखिए अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसका अनुपात हमें मिल गया है तो हम 5:1 मतलब 5/1 लेके चलते हैं। ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमको X गैस का अणुभार निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए H2 का क्या है, अणुभार हमको पता है कितना होता है दोस्तों, 2। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 और 1 दूना 2। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब देखिए रूट को हम हटाएंगे, क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब देखिए जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/1 का स्क्वायर 1, और जब स्क्वायर से जब इस पक्ष में स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का रूट हट जाएगा, तो mx बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इस 2 का हम किधर, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये चेंज होके क्या हो जाएगा, देखिए 2 25 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। तो mx बराबर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 50। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमको अणुभार ही तो निकालना था x का, तो देखिए mx हम इसका अणुभार मान के चले तो कितना आ गया, 50। अर्थात हमारा ऑप्शन जो C है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 700 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 200 ml है। ठीक है, 700 mm दाब पर किसी गैस का आयतन कितना है, 200 ml, तथा किस दाब पर इसका जो आयतन है 400 ml हो जाएगा यदि ताप स्थिर रहे तो। ठीक है, अब देखिए पहले तो जो वैल्यू दी हुई है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दाब, तो हम मान लेते हैं P1 जो दाब दिया हुआ है, एक प्रेशर दिया हुआ है 700 mm। ठीक है, और देखिए आयतन कितना दिया हुआ है, 200 ml। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम P1 लेके चले क्योंकि दोबारा दाब पूछा है, मतलब परिवर्तित, मतलब P1 मतलब एक दिया हुआ है और दूसरा पूछ रहा है, तो हम P1 P2 की फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए किस दाब पर, तो मान लेते हैं वो दाब क्या होगा, P2। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। और देखिए क्या हो जाता है, इसका आयतन कितना हो जाता है, मतलब आयतन जो चेंज होके, वो मान लेते हैं आयतन चेंज हुआ क्या है, V2 कितना हो जाता है, 400 ml। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 चीजें हमको दी हुई है और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बताइए दोस्तों कि जो P और V के बीच का जो संबंध था वो कहाँ हमने देखा था, बॉयल के नियम में। ठीक है, इसीलिए देखिए थ्योरी पहले हम पढ़ा देते हैं क्योंकि थ्योरी से ही आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, वहीं से देखिए कॉन्सेप्ट आया, तो हम लोग बॉयल के नियम से देखे थे। तो बॉयल के नियम में क्या हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो P1 अपान P2 होता है वो किसके इक्वल होएगा, V2 अपान V1। कैसा संबंध रहता था, व्युत्क्रमानुपाती का प्रेशर और
वॉल्यूम के बीच में। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। ठीक है, तो अब देखिए सभी वैल्यू दी हुई है, 3 वैल्यू दी हुई है, एक निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तुरंत। तो चलिए रखते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है? 700। ठीक है, और P2 की कितनी है? निकालनी है, तो क्या रख देते हैं? केवल P2। ठीक है, अब देखिए V2 की वैल्यू कितनी है? 400 ml। ठीक है, और V1 की कितनी है? 200 ml। ठीक है, जब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो देखिए P2 को थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 700 बटे P2 बराबर 2। अब देखिए P2 को हम इधर भेज देंगे और 2 को नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700 बटे 2। जब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 350। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा P2 इक्वल टू 350। ठीक है, क्या देखिए प्रेशर किस में दिया हुआ था? mm में, तो ये भी किस में आएगा? mm में। ठीक है, तो ये हो गया 350 mm, अर्थात जो हमारा ऑप्शन ए जो है 350 mm वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 मान ले। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्लोरीन का जो वाष्प घनत्व है 36 है। ठीक है, और किसी बर्तन में हाइड्रोजन के 25 ml आयतन के विसरित होने में 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन के 25 ml आयतन के विसरित होने में कितना लगता है? 40 सेकंड। ठीक है, तो उसी अवस्था में क्लोरीन के 30 ml मिश्रण में समय लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ देखिए विसरित दिया हुआ है, मतलब विसरित से क्या तात्पर्य है कि विसरण की बात करी गई है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसरण वाला। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे कहीं अणुभार की बात तो की नहीं गई है। देखिए क्लोरीन का वाष्प घनत्व दिया हुआ है, अर्थात हम इसका अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले देखिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं जो विसरण की आयतन और समय की टर्म्स में होता है। तो देखिए जो गैस के विसरण की जो दर होती है वो आयतन तथा समय के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आयतन और समय की टर्म्स में इसका फॉर्मूला। अब देखिए दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए 25 ml आयतन के विसरित होने में 40 सेकंड लगते हैं, तो इसकी जो दर हो जाएगी हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? निकाल लेते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले से कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं हम, RH2 से लिख लेते हैं। RH2 से लिख लेंगे तो देखिए हाइड्रोजन की बात कही गई है, तो हाइड्रोजन का आयतन कितना दिया हुआ है? 25 ml। देख लीजिए हाइड्रोजन के 25 ml आयतन। ठीक है, तो ये हो गया 25, और जो टाइम दिया हुआ है विसरित होने में कितना समय लगता है? 40 सेकेंड। देखिए पढ़ते जाइए, इसी में मिलता जाएगा। अब देखिए विसरित होने में कितना लगा? 40 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 25/40। अब देखिए चाहे तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 5 से हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो ये 5 बार और 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो RH2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5/8। अब देखिए इसको हम दशमलव रूप में अभी नहीं बदलते। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है क्लोरीन के 30 ml विसरण में समय लगेगा। मतलब क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। अगर 30 ml क्लोरीन के विसरित होते हैं तो मतलब
अगला जो हमारा है वो क्या दिया हुआ है, क्लोरीन का जो विसरण दर हमको निकालना है। देखिए यहाँ गैस फॉर्म में लेके चलेंगे तो Cl2 लिखेंगे, हो जाएगा 30, और मान लेते हैं कि जो समय लगेगा वो T है, तो कितना हो जाएगा 30/T। ठीक है, तो ये आ गया एक RCl2 और RH2। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब देखिए हम RH2/RCl2 निकाल लेते हैं। तो अगर इसे हम RH2/RCl2 निकालते हैं तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 5/8 इसकी बाएं पक्ष में वैल्यू है। ठीक है, और तो देखिए ये जो पूरे इसके बटे हो जाएगा, RCl2 की वैल्यू कितनी है 30/T, तो ये हो गया 30/T। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो T है वो कहाँ चला जाएगा, ये सबसे ऊपर। ठीक है, जो सबसे नीचे रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर वाले के पास, और जो नीचे है वो नीचे वाले के पास। तो ये ऐसे जब इसको पलटेंगे तो ये इधर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, RH2/RCl2। ठीक है, RH2/RCl2 क्या आ जाएगा, बराबर 5, और देखिए इसके पास T गया तो इनटू में T अपॉन में हो जाएगा 30/8। ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखिए एक काम और हम कर सकते हैं, ये 5 एकम 5 और ये 5 छंग 30, तो पूरा जो कैंसिल होके आ जाएगा, चेंज होके RH2/RCl2 बराबर, अब टोटल कितना बचा है T टाइम्स और बटे में ये देखिए 6 और 8 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब हमें T की वैल्यू निकालनी है, अभी भी नहीं निकली। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अच्छा, हम लोग देखिए एक फार्मूला और जानते हैं कि ये जो विसरण दर का है, अगर हम इसको और एक फॉर्म में घनत्व की फॉर्म में जानते हैं और अणुभार की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ अणुभार की फॉर्म वाला इसको लगाते हैं। तो देखिए क्या होता था कि जो अगर इसको R1 मान के चले, ठीक है, अपॉन R2 होता था, तो क्या आ जाता है इक्वल में रूट में M2/M1, मतलब जो M2 जो R2 नीचे रहता था वो यहाँ M2 हो जाता था। ठीक है, और R1 ऊपर तो यहाँ M1 रहता था। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर हम इसके इक्वल देखने निकालें अगर इसका अणुभार की फॉर्म में, तो देखिए Cl2 नीचे है तो Cl2 का अणुभार ऊपर और H2 ऊपर है, मतलब इसके विसरण की दर ऊपर है, तो इसका अणुभार क्या रहेगा नीचे। ये देखिए याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ऐसे दिमाग में फॉर्मूले को बैठाया जाता है। देखिए मतलब देखिए Cl2 यहाँ नीचे विसरण दर दी हुई है तो इसका अणुभार ऊपर रहेगा, और इसकी विसरण दर ऊपर दी हुई है तो इसका अणुभार क्या रहेगा नीचे। ठीक है, अब देखिए अब इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए कहा है यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व कितना है 36। अब देखिए वाष्प घनत्व दिया है, मतलब ये कुछ न कुछ संकेत दिया है कि हमको वाष्प घनत्व दिया है, तो इसकी सहायता इसका कुछ यूज होएगा। तो देखिए वाष्प घनत्व दिया है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो अणुभार होता है वो वाष्प घनत्व कितना होता है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना होता है, मतलब यहाँ क्लोरीन का है तो क्या हो जाएगा MOCl2 किसका हो जाएगा वाष्प घनत्व, किसके वाष्प घनत्व के 2 गुने इसका अणुभार हो जाएगा Cl2 के। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हमने अणुभार वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि देखिए वाष्प घनत्व दिया हुआ है और इससे हम इसका अणुभार निकाल सकते हैं। तो जो MOCl2 आएगा वो क्या हो जाएगा 2, और देखिए वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है 36, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है,
तो ये आ जाएगा MOCl2 कितना आ जाएगा, देखिए 36 दूना कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो ये आ गया Cl2 का अणुभार। अब देखिए हमने थोड़ा नीचे जो टर्म्स निकाला है उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ RH2 और Cl2 ये तीनों सब ये वैल्यू इक्वल है, तो हमको इसका काम नहीं, तो ये दोनों वालों का लेके चलते हैं। तो क्या हम लिख लेंगे T/48। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम वैल्यू रख लेते हैं। देखिए यही वाला इसके इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में। अब देखिए MOCl2 मतलब हमको Cl2 का अणुभार पता चल गया है, तो लिख लेते हैं कितना है 72 हो गया। और देखिए H2 का भी हमको अणुभार पता है, अगर हम चाहे तो अणुभार निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए जो H2 हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना 1, तो H2 है तो 1 दूना 2, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 2। और देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके ये आ जाएगा फिर से 36। तो देखिए टोटली हमारा निकल के जो आ जाएगा वो हो जाएगा T/48 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 36 अपॉन में 1। देखिए कैंसिल हो कितना हो गया। अब देखिए अब ये रूट को हम हटाएंगे, तो रूट को देखिए कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों में सॉरी देखिए 36 जो है किसका वर्गमूल है, उस किसका वर्ग है 6 का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जब 6 का वर्ग है 36, तो इसका वर्गमूल 36 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6, और 1 का जो होगा वो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमको T फाइंड करना था, तो 48 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा T इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 और ये इंटू में 6। अब देखिए जब इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टोटल 288। ठीक है, 288। देखिए अब सेकंड में उधर भी लिया था तो ये क्या आएगा सेकंड में, तो ये हो गया सेकंड में। देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट, तो ये हो जाएगा 288। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है। ठीक है, तो देखिए हमने बॉयल का नियम पढ़ा है, उसमें नियत मतलब कांस्टेंट और टेम्परेचर भी रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, मतलब इसमें कुछ और दिमाग लगाना होगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, देखिए बॉयल का नियम देखिए हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसीलिए देखिए थ्योरी पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि जिससे आपको पता चल जाए किस टाइप, मतलब अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहीं से देखिए इसका सल्यूशन निकलेगा। देखिए हम लोग बॉयल का नियम पढ़े थे, जो प्रेशर होगा वो क्या होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। ठीक है, जो दाब होता था व्युत्क्रमानुपाती होता था आयतन के, या यह कह सकते हैं कि जो आयतन होता था व्युत्क्रमानुपाती होता था दाब के। ठीक है, दोनों ही सही है। अब देखिए ये होता था, तो देखिए हमने बताया था कि जब ये व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का जो साइन हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो ये लिख लेते हैं k इंटू 1/v। ठीक है, अब इस v को हम यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा pv इज इक्वल टू k। अब ये क्या है, एक नियतांक मतलब नियत वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो देखिए pv क्या है, मतलब pv जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा एक कांस्टेंट। ये वाली भी डेफिनेशन हमने बताई थी बॉयल की, तो अगर आपको वो डेफिनेशन याद रहेगी तो आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो इससे भी आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो pv की वैल्यू है कांस्टेंट। तो जो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पहला वाला। तो जो ऑप्शन मतलब कांस्टेंट पूछा है क्या है, तो pv हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट। जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई रहेगा वो हमेशा एक
कांस्टेंट रहेगा। तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। यह पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गैस का जो आयतन है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो दाब है वो 600 mm है, ठीक है। और जो इसका आयतन, देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन। एक गैस का आयतन, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 600 mm दाब पर 520 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये कहा गया है, ना कि ये, ठीक है। ये टेम्परेचर है, तो ये क्या, ये दाब दिया हुआ है, तो उसका आयतन कितना है, 1520 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मानक ताप एवं दाब, जिसको हम क्या कहते हैं, STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया STP का मतलब मानक ताप एवं दाब पर इसका आयतन हमको घन सेंटीमीटर में याद करना है। ये IRT का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए हम पहले STP पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता क्या है, ठीक है। मानक ताप एवं दाब। देखिए जो मानक ताप स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो अगर सेंटीग्रेड में ले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केल्विन में यही वैल्यू हो जाती है 273 केल्विन, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर की बात, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगर mm में लिया जाए तो ये जो 760, ठीक है, mm ऑफ Hg कॉलम, मतलब जो पारे के इतने mm के बराबर होता है, ठीक है। अगर mm ऑफ Hg ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने mm भी हम पढ़ सकते हैं। इस Hg का मतलब है कि Hg के इतने mm जो हैं प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, 760 mm तक, ठीक है। ये होता है प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब देखिए हमको अगली वैल्यू मतलब संकेत के रूप में दी है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर की तरह। देखिए जो अगला ताप जो होगा हमारा 273 केल्विन लेके चलेंगे और प्रेशर कितना होगा, mm में दिया तो mm वाला 760 mm लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग पहले वैल्यू सब लिख लेते हैं। देखिए गैस का जो पहले का आयतन जो दिया हुआ, टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये तो दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, हमको यहाँ केल्विन में लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर हम जो टेम्परेचर T1 का ले रहे हैं जिस यूनिट में, वही T2 का भी लेना पड़ेगा। और प्रेशर अगर जो ले रहे हैं P1 में, अगर एटमॉस्फेरिक लेके चल रहे हैं तो P2 भी एटमॉस्फेरिक में होना चाहिए। और अगर mm में लेके चल रहे हैं तो P2 भी क्या होना चाहिए, mm में। तो हम यहाँ केल्विन में लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला वाला है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो इसको सबसे पहले बदल के कितना केल्विन में चेंज करना है। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, जो केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन में प्लस जो सेंटीग्रेड वैल्यू जो दी हुई है, अगर उसको हम के बराबर जो होता है 273 प्लस C, मतलब जो सेंटीग्रेड में वैल्यू दी हुई है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा केल्विन 273, ठीक है। और सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी दी हुई है, 27, तो ये हो जाएगा टोटल करके आ जाएगा 300 केल्विन। अर्थात जो हमारा जो T1 जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 300 केल्विन, कॉमा। अब देखिए प्रेशर दिया हुआ है 600 mm, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600
mm, ठीक है। और देखिए और क्या दिया हुआ है, घन सेंटीमीटर जो इसका आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम हो जाएगी 1520, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो टेम्परेचर प्रेशर भी दिया हुआ है, तो देखिए यहीं से हम बता देते हैं कि ये देखिए जो T2 की वैल्यू दी हुई है हमको ये वाली रखनी है, और ये जो P2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा है तो ये T2 P2 हो गया 760 mm, ठीक है। अब देखिए हम देखिए P भी दिया हुआ है, देखिए पहले का हम देखते हैं कि T की वैल्यू भी दी हुई है, P1 की वैल्यू भी दी है और V1 की वैल्यू भी दी हुई है, अर्थात देखिए तीन चीजें दी हुई है। तो हाँ यहाँ पे हम जो गैस समीकरण वाला हमने एप्लीकेशन निकाला था उसको लगाएंगे। तो क्या हमने निकाला था P1 V1 अपॉन T1 इक्वल किसके होगा P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए वैल्यू जब आप लिख लेंगे तो उसी वैल्यू के अनुसार आपको देखना रहेगा कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। और कुछ तो बातें क्वेश्चन को ही पढ़ के हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये होता है तरीका। अब देखिए अब अगर हम P1 की वैल्यू देखें तो कितनी दी हुई है, सबको पुट करते तो ये हो गया 600। V1 की कितनी दी हुई है 1520, तो ये हो गया 1520। और देखिए T1 का कितना दिया हुआ है, जो T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है 760। और V2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। T2 की जो टेम्परेचर जो दूसरा दिया हुआ है वो कितना है 273। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा था, केल्विन वाला हम लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 273। अब देखिए सबको हम कैंसिल करते हैं, देखिए 300 का है, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 3 एकम 3 और 3 दूनी ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको V2 निकालना है तो इसको और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा V2, देखिए ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू यह हो जाएगा 1520 और 273 और बटे में हो जाएगा 760। अब देखिए अगर हम देखें ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 76 एकम 76 और 76 दूना हो जाएगा 152, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, तो देखिए V2 इक्वल टू हम निकालेंगे, देखिए क्या है 2 इंटू 2 इंटू 273, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 273। जब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1092, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इतना क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने बताया था यूनिट का यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा, अगर जो यूनिट हम P1 V1 T1 की लेके चल रहे हैं वही यूनिट P2 V2 T2 की भी होनी चाहिए। अर्थात V1 की यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब थी भी, तो ये भी कितनी आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे सब्सक्राइब की बटन ना दबाई हो तो उसको दबा दीजिएगा, जिससे आपको जो हमारी अगली वीडियो है और कई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.